आप कहते हैं कि आप इस तरह बोलते हैं सामा भाई छुट्टियों पे गए मैं वही छोड़ के वो सीनियर मोस्ट बंदे। तो हमने फिर जाके वहां पे कमेंट्री की है। आपने फिर क्लीन की दवा थोड़ी इसमें इंसान सारे बच्चे होते हैं। सर ये जनता का सवाल है कि मिड टर्म का प्राइस क्या होगा? मिड टर्म पे तो बात होगी नहीं, प्राइस खत्म हो गया। अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन के हजरात जरा बताइए, आवाज, स्क्रीन और कैमरा तीनों चीजें क्लियर है? बेहतरीन हो गया। ऑनलाइन में हमारे पास एक सवाल आया हुआ है आते साथ ही, इन्फ्लेशन का सेकंड पॉइंट, सेकंड लास्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। सर लास्ट पॉइंट है और जी 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 आते हैं। और ये रियल बताइए। प्रॉब्लम ये हुआ है कि आप लोग इकोनॉमिक्स एग्जाम करा के आ गए हैं, ये एक बड़ा प्रॉब्लम। यानी ये वो चीजें जो बड़ी टेकन फॉर ग्रांटेड है कि हाँ ये तो बड़ा कॉमन चीजें हैं कि इन्फ्लेशन, रियल इंडेक्स और वो सारा। एक एक करके बात करते हैं। इन्फ्लेशन इन द इंक्रीज इन प्राइस लेवल ओवर टाइम, ये क्लियर है? अल्हम्दुलिल्लाह। रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज मेजर्ड, इन्फ्लेशन के रेट को मेजर कैसे करते हैं? यूजिंग वन और मोर प्राइस इंडिसेस, इंडेक्स की जमा होती है इंडिसेस, और कॉस्ट इंडिसेस, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, रिटेल प्राइस इंडेक्स और इंडेक्स ऑफ वेजेस कॉस्ट। क्यूएम के अंदर आप लोगों ने, ठीक है, स्टैट्स में इंडेक्स सिस्टम देखा था कि हम ये देखते हैं कि करंट क्या है और नई वाली क्या है, या प्रीवियस वाली क्या है, बेस ईयर की क्या है और नेक्स्ट ईयर की, या जो भी आप जिस ईयर से कंपेयर कर रहे हैं। तो इंडेक्स बेसिकली ये बताता है कि चीजों में कितना इजाफा हुआ है। तो वो इंडेक्स जो कि प्राइसेस को बताता है उसको नॉर्मली हम सीपीआई या आरपीआई कहते हैं। अगर आपको याद हो तो क्यूएम में भी कभी कभी आपके सवाल में ऐसा आता था कि जी सीपीआई इतना है और इस तरह से करके। तो नॉर्मली जो महंगाई की शरह या चीजों के महंगा होने को जो मेजर करने के लिए जो नाम इस्तेमाल करते हैं वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, कि हम कहते हैं कि जी कंज्यूमर की प्राइसेस में इतना इजाफा हो गया। तो अगेन किताब यहाँ सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रही है। इवन उन्होंने बताया कि पाकिस्तान का पहले इन्फ्लेशन रेट ये था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। इस सारी इंफॉर्मेशन को आपने इग्नोर करना है। हम माशरती उलूम का पेपर नहीं दे रहे, मुताला पाकिस्तान का पेपर नहीं दे रहे। तो अगर वो कहे ना सन 2008 में इन्फ्लेशन क्या थी, 15 में क्या थी, क्योंकि एक चैप्टर हम पढ़ेंगे जिसमें 1947 से लेके अब तक का एक पूरा चार्ट दिया हुआ होगा कि एग्रीकल्चर कितने परसेंट बढ़ी, फलाना क्या हुआ। तो ये उन्होंने बस जहां जहां से उठा के छापे मारे, बस आर्टिकल पकड़े पूरे पूरे और छाप दिए। उसका हमारी रेलेवेंट जो एजुकेशन है उससे बहुत ज्यादा ताल्लुक नहीं है, या मैनेजेरियल उसमें कोई बात नहीं है, वो एक इंफॉर्मेशन है। और चूंकि थ्योरी नहीं है तो हमने याद नहीं रखनी, तो आपने नीचे वाली जो इन्फॉर्मेशन उस पर परेशान नहीं हो ना, बस ये बहते जा रहे हैं और आपको इन्फ्लेशन बताते जा रहे हैं, इन्फ्लेशन क्या है, नॉर्मली कैसे मेजर होती है। बिजनेस आर अफेक्टेड बाय इन्फ्लेशन, क्लियर है? दे हैव टू पे मोर फॉर रिसोर्सेज, उनको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं रिसोर्सेज की बात है। दे विल ट्राई टू पास ऑन देयर एक्स्ट्रा कॉस्ट टू देयर कंज्यूमर, ये बात भी समझ आती है। इंडिविजुअल हैव टू पे हायर प्राइस, इंडिविजुअल कौन है? आम शहरी। हाई प्राइस पे करनी पड़ेगी गुड्स और सर्विस के लिए, उनको ज्यादा पैसे चाहिए होंगे। जब ज्यादा पैसे चाहिए होंगे अपने एम्प्लॉयर से कहेंगे पैसे बढ़ाओ, एम्प्लॉयर पैसे बढ़ाएगा, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, वो चीजों की प्राइस बढ़ा देगा, इनको फिर चीजें महंगी मिलेंगी। ठीक, इफ दे आर इन वर्क दे माइट डिमांड हायर वेजेस एंड सैलरीज। अब सेकंड लास्ट पॉइंट जो भाई ने पूछा, दिस इन्फ्लेशनरी स्पिरल कैन गो इनडेफिनेटली, एक स्पिरल है, ये चीज बढ़ी, वो चीज बढ़ी, वो चीज बढ़ी, इसकी वजह से वो बढ़ी। यानी कि इसने प्राइस, इसने अपनी वेज बढ़वाई, वेज बढ़ने से कॉस्ट बढ़ गई, कॉस्ट बढ़ने से सेलिंग प्राइस बढ़ गई, सेलिंग प्राइस बढ़ने से इसकी बाइंग मुश्किल हो गई, इसने फिर तनख्वाह बढ़वाई। तो ये एक गोल 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 लूप चलता जाएगा। तो ये लूप, इसको हम स्पिरल कहते हैं कि जो घूम रहा है और ये नॉर्मली आगे की तरफ जा रहा होता है, ज्यादा से ज्यादा रुक जाता है, पीछे की तरफ बहुत ज्यादा नहीं आता, अनलेस की इकोनॉमी बहुत परफेक्ट इकोनॉमी हो।
rate of inflation is also affected by inflationary expectations. ये बड़ी खतरनाक बात है। कभी कभी इन्फ्लेशन इसलिए होती है कि लोग डर रहे होते हैं कि इन्फ्लेशन ना हो जाए। वो मतलब उन्हें लग रहा होता है कि वो डॉलर ऊपर जा रहा है, डॉलर खड़ा हुआ 160 पे, इसने 200 को टच कर जाना है, तो उनको कोई 162 का डॉलर दे रहा हो ना, वो खरीद लेते हैं कि कोई नहीं, मैं तो 170 का बेचूंगा, 200 का बेचूंगा, 180 का बेचूंगा। तो कभी कभी इस एक्सपेक्टेशन में कि महंगाई होने जा रही है, लोग खुद अपने हाथों से महंगाई कर डालते हैं, एक्स्ट्रा बाइंग कर लेते हैं, और बाइंग करते करते चीज को एक जगह खरीदा महंगी प्राइस पे बेचा, खरीदा महंगी प्राइस पे बेचा। तो होता ही है कि दरमियान में बिजनेस कमोडिटी कम्युनिटी आती है। एक 5 मरले का प्लॉट जो 20, 23, 25 लाख में बिक सकता था, लोग रहने के लिए उसे नहीं खरीद रहे, इसलिए खरीद रहे हैं कि उसने महंगा होना है। तो 25 लाख का प्लॉट खरीद के रख लेंगे कि अच्छा जी 5 साल बाद जब ये 40, 45, 50 लाख का होगा तो बेच देंगे। आम कंज्यूमर जिसने असल में रहना है, उसको 1 करोड़ पे जाके प्लॉट मिलता है। तो ये इन्फ्लेशन कभी कभी इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन की वजह से भी होती है कि लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि चीजें बढ़ने वाली हैं, तो लोग बाइंग शुरू कर देते हैं। अब जैसे ये इसाक डार का इन्होंने क्या किया था, आवाज जोर से उठाई थी कि उसके डर की वजह से लोगों को एकदम से हो कि डॉलर नीचे आने वाला होगा, तो लोग सेल करना शुरू कर देंगे। तो हुआ यही, यानी कि जब लोगों को इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड है तो लोग बाइंग करते हैं। तो इन्होंने पहले एक माहौल इस तरह का क्रिएट कर दिया है कि लोगों को लगे वो नहीं, वो आ गया तो वो नहीं छोड़ेगा। तो उसके आने से पहले, उसकी अनाउंसमेंट सुनते साथ ही उस दिन लोगों ने अन्यवा डॉलर बेचे। तो वो एकदम से झटका अच्छा खासा पड़ा, और वो सारा फिर आगे जब उसने काम करना शुरू किया तो सबको समझ आ गया कि ठीक है, मतलब बात सही है, सुकून ही है, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है। तो ये इन्फ्लेशनरी जो एक्सपेक्टेशन है, ये कई दफा खुद से प्राइसेस को बढ़ा देती है। द रेट ऑफ इन्फ्लेशन दैट बिजनेस एंड इंडिविजुअल एक्सपेक्ट इन फ्यूचर, वो भी कभी कभी चीज खराब कर देती है। सर जैसे फ्लड वगैरह जब आता है इन्फ्लेशन हो जाती है, अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल ऐसे ही है। सर सेकंड पैराग्राफ से पढ़ दें काइंडली, मैं तो सारा ही पढ़ डाला जी। जी, इन्फ्लेशन की वजह से, या जब लोग इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन की बेस पे इन्वेस्ट करते हैं तो ब्लैक मार्केट्स भी बहुत ज्यादा ऊपर आ जाती हैं, और लोग चीजें रोक लेते हैं। फिर जब कम सप्लाई होती है तो उस वक्त बहुत महंगा करके बेचना शुरू कर देते हैं। और इसी तरह जैसे यानी कि आपको एक सिक्योरिटी बन रही है जी। कि अगर अंडर डेवलपमेंट उसके फाइल्स देखती हैं, वो बहुत सस्ते प्लॉट के होते हैं, Exactly. लोग खरीदते हैं, इसको 5 साल बाद ट्रिपल प्राइस पे बेचते हैं। एग्जैक्टली, अगेन बात ये है कि समझना जरूरी है कि इन्फ्लेशन क्या है और बिजनेस को उससे क्या ताल्लुक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद इन्फ्लेशन पे हम परेशान होना शुरू हो जाएं और सोचेंगे पाकिस्तान का क्या होगा, वो हम पेपर देने के बाद सोचेंगे। पेपर देने तक पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि उससे सिर्फ टेंशन मिलेगी। पेपर दे दें, उसके बाद इतना टाइम होगा कि बैठ के सोचते रहेंगे कि ये हुआ क्या। तो बस सही वक्त पे सही काम करना है जी। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल वही है कि जब इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन है तो लोग धड़ाधड़ खरीद रहे हैं। अब अगेन जब बायर बहुत ज्यादा हो और सप्लायर कम हो तो चीज बढ़ती है। पर मैं बता रहा हूँ ना, किताब की एक assumption है कि लोगों को इकोनॉमिक्स आती है। इकोनॉमिक्स में ये डिमांड एंड सप्लाई के पूरे पूरे ग्राफ चार्ट बताए जाते हैं कि अच्छा उससे क्या होता है, उसका क्या होता है। तो कैफ के पेपर देने के बाद, इस दफा के पेपर देने के बाद एमी यूट्यूब पे किसी ना किसी का इकोनॉमिक्स का कोर्स वैसे ही फॉर अंडरस्टैंडिंग देख लीजिएगा, इतनी बुरी चीज नहीं है। मतलब चलो आपने पेपर नहीं देना, लेकिन समझने की नीयत से तो आपको बहुत सारे अल्फाज समझ आना शुरू हो जाएंगे। जी, डिमांड बढ़ने से तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। डिमांड जो है वो बड़ी है, सप्लाई नहीं बढ़ी। सप्लाई जब बढ़ाएंगे तब वो होगा, लेकिन तब तक मार्केट महंगी हो चुकी होगी। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो अचानक से प्रेशर आ जाता है बायर्स का, उसकी वजह से गेम हाथ से निकल जाती है। किसी चीज की शॉर्टेज आने से इन्फ्लेशन क्यों आती है, मैं एग्जांपल दे देता हूँ। आप एडमिशन कराने आए, आपने कहा जी मुझे फिजिकल क्लास में एडमिशन लेना है। कॉलेज वालों ने कहा जी 25,000 फीस है। आपने को ख्याल करें 25,000 फीस, आप जरा इसको मुनासिब करें, को 15,000 कर लें, इस तरह से करके। साथ एक बच्चा आके बैठा, उसने कहा जी वो जवाद साहब की क्लास में एडमिशन लेना है, कितनी सीटें रह गई? उन्होंने कहा सिर्फ 6 सीटें रह गई। आपके कान खड़े हो गए। अचानक से 2 और बच्चे आए, उन्होंने कहा सर वो जवाद साहब की क्लास में एडमिशन लेना है। उन्होंने कहा जो जी 100 बिस्मिल्लाह। अब आपको गेम समझ आ गई कि सीटें कम है।
अब आप जो सोच रहे हैं कि मैं 15,000 की बार्गेन करूं, साथ एक बंदा आके कहता है कि मुझे एडमिशन लेना है, उन्होंने कहा जी ये भाई आपसे पहले आए हुए हैं, मैंने पहले इनसे बात कर लूं, आपकी तरफ इशारा किया। अब वो लड़का मचल रहा है कि ये ले गया सीट तो मुझे तो नहीं मिलनी, उसके पास पैसे भी है। आपने कहा जी 15,000 अगर हो जाए, उस बच्चे ने सुन लिया, उसने कहा सर ये देखिए 15,000 की बात करें मेरे से, आप 25 ले लें, मुझे दाखिला दे दें। जब एक चीज की सप्लाई कम है ना, यानी कि एक चीज की एडमिशन खत्म हो जानी है, एक चीज एक कमोडिटी ही खत्म हो जानी है, और वो है ही थोड़ी सी, और उसको खरीदने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो वो आपस में कंपटीशन शुरू कर देंगे। जब बेचने वाले ज्यादा होते हैं और खरीदने वाले कम होते हैं, तो बेचने वाले कम्पीट करते हैं। वो गोली वाली जो चीज होती है मैन्युफैक्चर खेल रहा है, यानी ऐसा नहीं है कि उसकी कॉस्ट बढ़ी थी, ये इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन का फायदा उठा रहा है। उसे पता है कि अब, और ये हर जगह होता है, आप ये कि आज टिकट बुक करवाएं 1.5 महीने पहले कराची की, आपको मिल जाएगी 11,500 में। आप आज से 10 दिन बाद करवाएं, आपको वही वाली फ्लाइट की वही वाली सीट 13,000 की मिलेगी। आप फ्लाइट उड़ने से 2 दिन पहले करवाएंगे, आपको 35,000 की मिलेगी। आप फ्लाइट वाले दिन कराएंगे, 50,000 में ब्लैक में मिल रही होगी। सीटें वही हैं, क्वालिटी भी वही है, हवा भी उतनी आनी है, गंदा सा चिप्स भी उन्होंने मतलब उतना ही देना है, लेकिन सीट्स कम होती जा रही हैं, बायर ज्यादा मौजूद हैं, तो इन्होंने अपने वेबसाइट पे बकायदा फॉर्मुलेट किया हुआ होता है कि जैसे जैसे सीट्स कम होती जाए रेट ऊपर जाता चला जाए। होटल्स की बुकिंग में भी ऐसा होता है। मैंने अभी दिसंबर में एक जगह जाना है, जब आप पेपर दे रहे होंगे तो मैं भी जरा कहीं से हुआ होऊंगा, तो मैंने 1.5 महीने पहले जो वहां होटल की प्राइस देखी थी वो थी तकरीबन 7,000। इस वक्त वो होटल 21,000 के हुए हैं। इतना मतलब हशर हुआ होगा। मैं असल में जाना भी 6 बंदों के साथ है, और उन सबका खर्चा भी जी कहीं पे भी चले जाएंगे, कहीं पे भी। कराची, इन्होंने कहा कराची जाएंगे, जरा घूम फिर के आ जाएंगे, ऊंट की सवारी करके आ जाएंगे। जी असल मेरी एक और टीम भी है, उनका उनका एक टारगेट पूरा हुआ था, तो वो 1.5-2 साल से एक हमारा ट्रिप ड्यू था। तो अभी जब आप लोगों का मिड टर्म की डेट्स फाइनल हुई, तो फिर मुझे लगा कि इस वक्त मार्जिन है, जब आप लोग तैयारी कर रहे हो तो मैं जरा उनको सैर करा लाऊंगा। मैं बताने का मकसद नहीं था कि मैं बाहर जा रहा हूँ, बताने का मकसद ये था कि इन्फ्लेशन मतलब एक ही होटल की एक ही तरह का कमरा जो किस रेट पे मिल रहा होता था पहले, और अचानक से इतना टाइम गुजरने के बाद, क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई उतनी होती है, रेट बढ़ जाते हैं। बट ये फिनोमेना इकोनॉमिक्स में ज्यादा बेहतर समझाए गए हैं, तो आपने इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स को देख लेना इंशाल्लाह। ये जो इन्फ्लेशन के अंदर जितनी अंग्रेजी लिखी हुई है, उसमें कोई और बात जिसने आपको बहुत परेशान किया हो, ये जो नीचे लिखा होता है ना, क्विक ग्लांस ऑन इन्फ्लेशन रेट इन पाकिस्तान, बस इसको देख लिया करें जब मालूमात के हिसाब से। ऐसा नहीं कि पेपर में आपसे पूछा जाए, आपको एक एमसीक्यू आए कि बताओ पाकिस्तान में 2021 में क्या वो था। ये इस लेवल पे यहाँ क्रैमिंग एक्सपेक्टेड नहीं है, ये एक इंफॉर्मेशन है जो उन्होंने शेयर की है। इन्फ्लेशन के अंदर कोई लाइन, कोई बात आपको अगर कंफ्यूज कर रही है, इम्प्लीकेशन में सेकंड बात अभी ये कहना चाह रहे थे, lenders and savers lose because the value of their loan or saving falls। हो क्या है, इस सारे टाइम में नुकसान होता है बैंक का। बैंक ने आपको 1 करोड़ दिया हुआ, ठीक है, और आप वो 1 करोड़ से जो है वो अपना घर बना रहे हैं, आपके घर की प्राइस बढ़ रही है, बट 1 करोड़ की प्राइस तो नहीं बढ़ रही, करोड़ तो वहीं खड़ा हुआ है। आप बैंक को 5 साल बाद उसका 1 करोड़ वापस करेंगे, तो बैंक आज उस 1 करोड़ में जितना खरीद सकता है 5 साल बाद उतना नहीं खरीद सकता। उसको कंपनसेट करने के लिए वो इंटरेस्ट रेट रखता है कि इंटरेस्ट रेट भी खास लेवल से ज्यादा बढ़ा नहीं सकता। जबकि इन्फ्लेशन अचानक से पता लगता है कि महीने में 150% बढ़ गई, तो लेंडर नुकसान में आता है, सेवर्स भी नुकसान में आते हैं। लोग कहते हैं जी मैंने बैंक अकाउंट में पैसे रख दिए हैं, अब मैं 10 साल बाद इस्तेमाल करूंगा, आज उस पैसे से जो आ सकता था 10 साल बाद उसका 1/3 भी नहीं आएगा। तो इन्फ्लेशन में जो लेंडर्स और सेवर है ना, वो लूज कर रहे हैं। ये बात क्लियर है सर? नेशनल इकोनॉमी के फर्स्ट 2 पॉइंट्स, इंक्रीज इन नेशनल इनकम आर रिजल्ट ऑफ 2 फैक्टर। लो जी, रियल क्वांटिटी और जो प्राइसेस है। देखिए होता क्या है, हम कहते हैं जी पाकिस्तान ने सन 2016 में फर्ज करें एक्सपोर्ट्स की 50 बिलियन डॉलर की, जस्ट रैंडम सेइंग,
कि 2016 में इन्होंने $50 बिलियन की एक्सपोर्ट्स की और 2020 में इन्होंने $60 बिलियन की एक्सपोर्ट्स की। तो 2020 तो बहुत अच्छा साल गुजरा। पता ये लगा कि जो क्वांटिटी एक्सपोर्ट हो रही थी पहले उससे 20% कम हो गई और जो रेट था वो 30% ऊपर चला गया फॉर एग्जांपल। तो आपको जो एंड रिजल्ट दोनों का Q इंटू P का जो मल्टीप्लायर है वो हाई नजर आ रहा होगा, तो आपको अपेरेंटली लगेगी कि हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, आपको अपेरेंटली लगेगा कि हमारा मुल्क आगे की तरफ जा रहा है, आपको लगेगा कि हमने ग्रोथ दिखाई है। वो ग्रोथ पैसों की मद में तो है लेकिन रियल टर्म्स में नहीं है, असल में नहीं है, असल में आपकी क्वांटिटी उस तरह से नहीं बढ़ी। तो जब भी आप 2 ईयर्स को, 2 चीजों को कंपेयर करते हैं तो ये जरूर देख लें कि उसमें गुड्स की क्वांटिटी में कितना इजाफा हुआ है और प्राइसेस में। तो कभी कभी आप एम ही बैठे बैठे खुश हो रहे होते हैं कि जी हमारी चीजें बेहतर हो रही हैं, हमारा हर अगला साल पिछले साल से बेहतर है, क्योंकि पर यूनिट रेट बढ़ रहा होता है लेकिन अल्टीमेटली आपके नंबर ऑफ यूनिट्स डिक्लाइन की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन ये भी तो है कि बेशक पर यूनिट प्राइस बढ़ रही है लेकिन वो मेयरली जो है कि वो इन्फ्लेशन को भी ना कवर कर पा रही है। जी, ऐसा हो सकता है कि पर यूनिट प्राइस बढ़ रही है लेकिन वो इन्फ्लेशन को कवर नहीं कर पा रही। मैं ये बात नहीं कर रहा कि उन्होंने प्राइस बढ़ाई क्यों, मैं ये बात करूं फॉर एग्जांपल स्कैन जो है उससे स्कैन्स के ओनर पूछे कि हाँ भाई इस दफा आपने जो है वो कितने बच्चे पढ़ाए, वो कहें जी इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह हमने 4 करोड़ के कोर्सेज पढ़ा था। अच्छा जी पिछली दफा कितने पढ़ाए थे जी, 3.5 करोड़ के कोर्सेज पढ़ाए थे। तो क्या कह रहे वाह जबरदस्त हो गया, ये तो ग्रोथ नजर आ रही है। पता ये लगा हो कि बच्चे डिक्रीज हुए हो, फीस इंक्रीज हुई हो, तो ये खुश हो रहे हो कि जी हम लोगों का इजाफा हुआ है, वो इजाफा नहीं है, वो अल्टीमेटली आपकी रीच कम होना शुरू हो गई। तो इसलिए क्वांटिटी और प्राइस ये दोनों वेरिएबल्स हैं। तो उन्होंने कहा कि इंक्रीज इन नेशनल इनकम रिजल्ट होते हैं 2 फैक्टर का, रियल क्वांटिटी कितनी इंक्रीज हुई है और ड्यू टू हायर प्राइसेस एंड कॉस्ट। तो इट इज पॉसिबल फॉर मेजर नेशनल इनकम टू इंक्रीज। दिस इज पॉसिबल कि इन्फ्लेशन की वजह से आपको नेशनल इनकम तो बढ़ती हुई नजर आ रही हो व्हेन द रियल इकोनॉमी इज इन रिसेशन। हो सकता है असल में आपको मजदूर की वेज बढ़ती नजर आ रही हो लेकिन अब मजदूर खरीद क्या सकता है ये ना नजर आ रहा हो, या चीजें उतनी नहीं बढ़ रही जितनी अपेरेंटली उस इन्फ्लेशन की वजह से नजर आ रही हैं। तो ये इन्फ्लेशन के ताबकारी असरात पे इन्होंने रोशनी डाली है। इन्फ्लेशन के अंदर कोई लाइन, कोई बात जिसमें कोई कंफ्यूजन हो। इंडेक्स कैसे बनाया जाता है, आपने इंटरनेट पे जाके क्यूएम सर्च करनी है और क्यूएम में स्टैट्स को सर्च करना, और स्टैट में किसी ना किसी टीचर ने कोई ना कोई फ्री माल जरूर रखा हुआ होगा। तो उसमें आपको पूरा इंडेक्स नंबर्स की कैलकुलेशन कैसे होती है, सारी बातें, लेस्पियर, पाशे, फिशर, ये सारे इंडेक्स पूरे अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे। डन हो गया जी। नेशनल इकोनॉमी का सेकंड पॉइंट, आप कहाँ थे अभी 5, 6, 7 साल पहले? अभी मैंने बताया है, ठीक है। अभी असल में होता ये है कि रिसेशन होती है जब इकोनॉमी नीचे की तरफ जा रही होती है, प्रोग्रेशन होती है ऊपर की तरफ जा रही होती है, बूम होता है सबसे टॉप पे पहुंच जाती है, और सबसे नीचे होती है तो फिर क्या होता है, हाँ डिक्लाइन करते करते आप रिसेशन की तरफ आ रहे होते हैं। तो डिक्लाइन नीचे जाने का फेज है, ग्रोथ ऊपर जाने का फेज है, या उसको आप प्रोग्रेशन कह सकते हैं। फुल टॉप पे चले गए, बूम पे पहुंच गए, फुल डाउन पे आप फुल रिसेशन पे पहुंच गए। तो ये अलग अलग फेजेस है। स्टैग्नेंट का मतलब है इकोनॉमी एक ही जगह रुकी हुई है, लीनियर लाइन फॉलो हो रही है, वरना ये इस तरह से करके ग्राफ बनता है। वही बात है कि इकोनॉमिक्स आप लोगों की मिसिंग है, मतलब ये टेकन फॉर ग्रांटेड इन्होंने अजम्पशन ली थी सारी डिस्कशन में कि लोगों को इकोनॉमिक्स आती होगी। तो वो कुछ लोग ऐसे हैं जो एग्जाम करा गए, वरना नए जो बच्चे पीआरसी वाले वो भी पढ़ के आए हैं और जो पुराने वाले हैं उन्होंने भी पढ़ा हुआ है। तो दरमियान में एक हसीन बैच ऐसा है जो इकोनॉमिक्स एग्जाम करा गया। जी, इकोनॉमी इन रिसेशन का मतलब इकोनॉमी नीचे की तरफ जा चुकी होती है। डन जी। इन्फ्लेशन के ऊपर कोई और जेन्युइन सवाल, कोई और सवाल जिसमें आप कहें कि लाइन में मसला है या फलाना? जी, क्या गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है इन्फ्लेशन को? असल में पाकिस्तान वो मुल्क नहीं है जहां गवर्नमेंट बहुत रेगुलेट कर रही हो। हाँ, हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कुछ सेटअप ऐसे होते हैं जिसमें गवर्नमेंट कंट्रोल करती है हर चीज, तो फिर गवर्नमेंट तो सतह गुर्बत से भी नीचे चली जाती है अपने रेट कोट करने में। तो किसी भी मुल्क में गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, लेकिन जो फ्री मार्केट का जो एरिया है ना उसको नहीं वो कर सकती। ये फ्री मार्केट इकोनॉमी कहलाती है, जिसमें बायर एंड सेलर आपस में मिलकर तय कर रहे होते हैं कि प्राइसेस क्या होंगी अपनी डिमांड एंड सप्लाई से।
लेकिन कुछ चीजें में कमोडिटीज में गवर्नमेंट एंटर होती है, गंदम इससे ऊपर नहीं होगी, इस चीनी से ज्यादा की बाइंग नहीं होगी, चीनी का एक स्टैंडर्ड रेट ये होगा, आटे का स्टैंडर्ड रेट ये होगा। तो कुछ जगह वो इंटरवीन करते हैं, लेकिन अगेन हम पाकिस्तान में ये नहीं समझ सकते, क्योंकि पाकिस्तान में वही सुपर स्टोर ने आटा रखा होगा, उसको गंदा सा करके टेढ़ा बांका सा करके उस पैकेट को रखा होगा और साथ बड़ा खूबसूरत सा शॉपर चढ़ा हुआ ब्रांडेड सा आटा होगा, एक पे लिखा होगा गवर्नमेंट रेट और नीचे एक उदास स्माइली बनी हुई होगी, और साथ एक बड़ा चहकता हुआ एक आटे का पैकेट पड़ा होगा जो उससे दुगनी प्राइस पे होगा, असली वाला जनमन मजबूत आटा। इसी तरह से वो दालें लेने जाएं तो जी डीसी रेट का काउंटर ही अलग है, वो सारी छान बूरे गंदी फजूल मिक्सिंग वाली वहां पे दिखा देते हैं और फिर कहते हैं कि ये अब हमारी वाली ब्रांडेड दालें हैं, और वही दालें 100 150 रुपए महंगी हुई भी होती हैं। तो अगेन यहाँ गवर्नमेंट कंट्रोल कर भी ले तो भी सेठ माफिया काफी ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं फ्री मार्केट बहुत ज्यादा प्रिवेल करती है। गवर्नमेंट एक खास लिमिट तक कंट्रोल कर सकती है। यहाँ असल में जहां सप्लाई गवर्नमेंट ने करनी है, जहां पूरे मुल्क को आटा ही गवर्नमेंट ने देना है, जहां पूरे मुल्क में किसी भी बस में सफर करें पैसे गवर्नमेंट को जाने, जहां पूरे मुल्क के किसी भी स्कूल में पढ़े वो गवर्नमेंट चला रही हो, तो सोचे वहां क्या होगा। गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट बिजनेसमैन इन दोस कंट्रीज, तो वहां पे फिर ये आम इंसान जो है ना वो अपनी औकात में रहते हैं, और गवर्नमेंट जो मर्जी करे, अच्छा एहतजाज भी नहीं कर सकते। हमारे फिर इतनी इन्फ्लेशन नहीं है, दुनिया बहुत महंगी हुई भी है, हम फिर बड़ी मजे के मुल्क में है कि कहीं ना कहीं डिमांड एंड सप्लाई और गरीबों की ज्यादा तादाद हमें बचा लेती है। लेकिन एक चीज ये भी तो है ना कि अगर मिसाल के तौर पे बाहर काश मैं इनको 2 कर सकता है ऐसे ना, 1.5 या 2 थोड़ा सा तेजी से जरा। इन्फ्लेशन अगर बाहर की यूरोपियन कंट्री में ज्यादा है पाकिस्तान से, जी जी, लेकिन उनकी देखा जाए जो पर कैपिटा जो इनकम है वो भी तो पाकिस्तान से कितने गुना ज्यादा है। बाहर के मुल्कों में इन्फ्लेशन ज्यादा है तो बाहर के मुल्कों में उनको पैसे भी ज्यादा मिलते हैं, तो वो पैसे ज्यादा खर्च कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल भी मतलब मेरा मकसद कोई बुराई नहीं था पाकिस्तान की या उनकी कोई अच्छाई या नहीं था, सिर्फ एक डिस्कशन हो रही है। लेकिन पढ़ाई की तरफ, अब इन्फ्लेशन के अंदर लिखी हुई बातों में से आपका क्या सवाल है? असल में रियल इकोनॉमी भी मिक्सचर ऑफ क्वांटिटी और प्राइस तो होता है। वो बस कहना ये चाह रहे हैं कि ये जरूर देख लें कि क्या आप असल में भी वॉल्यूम में भी ग्रो कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि इन्फ्लेशन की वजह से आपकी अंडरस्टैंडिंग गलत बन जाए। क्या आप कहते हैं जी पीआईए ग्रोथ में आ गया, क्यों? क्योंकि पीआईए ज्यादा टिकटें बेच रहा है, पता ये लगा कि ज्यादा प्राइस की टिकटें बेच रहा है, क्वांटिटी नीचे चली गई थी। इन्फ्लेशन के लॉन्ग टर्म फायदे कभी भी नहीं होते, शॉर्ट टर्म में भी कुछ लोगों को फायदा होता है, ज्यादातर लोग सफर करते हैं। तो इन्फ्लेशन बहुत अच्छी चीज नहीं है। तो हम इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि बिजनेस को इन्फ्लेशन से क्या फर्क पड़ता है। दूसरा, आपने अनएम्प्लॉयमेंट देखा होगा, अनएम्प्लॉयमेंट में मुझे बताइए कोई परेशानी है? जी, अनएम्प्लॉयमेंट में कोई कंफ्यूजन? सर अनएम्प्लॉयमेंट में स्किल्ड लेबर को मैनेज करना आउटसोर्स किया हुआ, तो ये कैसे पॉसिबल है? कॉस्ट भी ज्यादा होगी ऐसे तो, ठीक है। उन्होंने कहा जी अगर हम स्किल को वो कर दें, आउटसोर्स कर दें, होता क्या? स्किल आउटसोर्स करने से अपेरेंटली तो लग रहा है कि अगर मेरा अपना बंदा होगा स्किल्ड लेबर तो कम पैसे लेगा और मैं बाहर मार्केट से उठाऊंगा तो ज्यादा होगा, लेकिन मार्केट से उठाऊंगा सिलेक्टेड टाइम के लिए। भाई हमारे पास एक टीचर हो फुल टाइम और हम उससे क्लासें पढ़वाएं, तो अपेरेंटली लगेगा कि जो हमारा अपना फुल टाइम एम्प्लॉय टीचर है वो कम पैसे लेगा, और जैसे आपको पता है एम्प्लॉय टीचर जो है वो कम पैसे लेते होते हैं, ठीक है। और बाहर से हम किसी टीचर से कहेंगे कि आप आके एक क्लास पढ़ाओ, तो वो पर आवर बेसिस पे, पर क्लास बेसिस पे बहुत ज्यादा महंगी बात करेगा। लेकिन अगर हमने सेशन में पढ़वानी 2 क्लासें हो तो वो ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि एक फुल टाइम एम्प्लॉय टीचर हो जिसको हम सोचेंगे जब ये 5-6 क्लासें पढ़ा रहा होगा ना फिर हमारे पैसे पूरे होंगे, तो पता ये लगे कि 5-6 क्लासों की नौबत ही ना आ रही हो। तो समटाइम दिस हैपन कि आप अपने स्किल लेबर को बजाय इसके कि अपने इन हाउस रखें, आप बाहर से भी उसको एक्वायर कर लेते हैं, अपना मोटा मोटा काम करवाया और वापस भेज दिया। बाहर के मुल्कों में ये काम बहुत ज्यादा होता है, अमेरिका और इस तरह से अक्सर पाकिस्तान और छोटे मुल्कों से स्किल बंदे उठाते हैं, एक प्रोजेक्ट पे 2 साल के लिए लगाते हैं, प्रोजेक्ट खत्म होता है उनको वापस भेज देते हैं। वो अपने पास बंदे पालते नहीं है कि जिनका एचआर वो करना पड़े, जिनके प्रोविडेंट फंड मेंटेन करने पड़े, जिनका सारा कुछ करना पड़े। वो आराम से मार्केट से बंदा उठाते हैं, पहले से रेडी तैयार होता है, वो आता है काम करता है और वापस चला जाता है। सर एक और भी इसमें इधर आ सकता है कि यानी कि अगर अमेरिका में मिसाल के तौर पे अगर वो बंदा बुलाएगा उसके पास यानी कि
कि वीजा हर चीज पे खर्चा है, वो यहाँ पे बैठ के ऑनलाइन जो सर्विसेज है वो अब तो ये ऑनलाइन सर्विसेज ने तो गेम ही उजाड़ दी है। अब वो बंदे इस तरह की सर्विसेज जो ऑनलाइन दी जा सकती हैं उस पर बंदे नहीं बुलाते, अब वो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ के बंदे को दे देते हैं। यहाँ एक मिडल मैन आता है, उनसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, इधर से सस्ता लेबर हायर करता है और उनका काम इस वक्त बहुत सारे मुल्कों में टैक्स का काम, अकाउंटिंग का काम पाकिस्तानी फर्म्स बैठ के कर रही हैं अपने ऑफिस में, कि यहाँ बैठ के डाटा वो कीपिंग कर रही हैं। वहां का अकाउंटेंट रखने से बेहतर है कि वो पाकिस्तान में ऑनलाइन काम दे देते हैं और यहाँ बैठ के लोग उसको कर रहे होते हैं। लेकिन प्लम्बर बहरहाल वहां जाएगा, इलेक्ट्रीशियन वहां जाएगा, तो कुछ लोग वहां पे जा रहे होंगे। आपके आज के उस वालों की वो खत्म हो गया कोटा जी। अनएम्प्लॉयमेंट में कोई सवाल? अनएम्प्लॉयमेंट में कोई सवाल? सर अनएम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस डिसीजन का लास्ट पॉइंट, businesses looking to recruit people may also be able to offer relatively lower pay. अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो वो लोग जो कि लोगों को रिक्रूट करना चाह रहे हैं, रिक्रूट मतलब हायर करना चाह रहे हैं, may also be able to offer relatively, वो भी अब इजी हो जाएंगे, वो भी अब कम पैसे ऑफर करेंगे तो भी लोग उनके पास आ जाएंगे। आसान अल्फाज में वो इस्तेहसाल करने की कोशिश करेंगे। सप्लाई ज्यादा है और लोग अनएम्प्लॉयड ज्यादा है, तो ऐसे में लोग कम पैसों में काम करने पे तैयार हो जाएंगे, तो बिजनेस को इस एस्पेक्ट में फायदा होता है, लेकिन उसकी जो आउटकम है वो एस्पेक्ट जो हमने कल बात की थी उसमें नुकसान है। लोकल इंडस्ट्री को क्या हुआ है? किससे? लोकल कंपनीज माइट हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन ड्यू टू हायर डिमांड, कि डिमांड बढ़ रही है और अगेन मतलब फिर आप उस पे, मैंने आपको बताया ना कि बेस्ट सोल्यूशन इज छोटी सनतें। नहीं, मैंने एक दफा भी नहीं कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट नुकसानदेह चीज है, और मैंने एक दफा भी नहीं कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट फायदेमंद चीज है। मैंने कहा है कि इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी है। अब अगर एक जुमले में फायदा नजर आ रहा है तो उसका ये मतलब नहीं कि हमारे थीम से वो आउट हो गया, वो हमें फायदे भी बता रहे हैं, नुकसान भी। वो बेसिकली हमें बता रहे हैं इम्पैक्ट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट और बिजनेस आपस में क्या ताल्लुक है। तो गेम समझ आ रही है, मजे की बात है, ये वो चैप्टर है जो हमने समझना नहीं था, विच वॉज प्रिज्यूम की बातें आपको पता है कि मैं अनएम्प्लॉयमेंट बोलूंगा तो बस मामला हल, मैं इन्फ्लेशन बोलूंगा आप कहेंगे सर बस मसला कोई नहीं, ये तो हमें आते हैं। और ये आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, ये छापे लगे हुए हैं, आप इसकी गहराई में उतर रहे हैं। उतरे जरूर, पाकिस्तान को जरूर सोचें, लेकिन इस वक्त ये इतना बेचारा वो नहीं है, यानी ड्यू केयर इतनी इस पे देनी बनती नहीं है जितनी आप ड्यू केयर देने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां केयर देनी थी ठीक है जी भाई, अब सियासी बहस छिड़ने के चक्कर में जी, जीडीपी की परसेंटेज हमेशा पिछले ईयर से मैच हो रही होती है, ये पीछे वाले ईयर से आप कितना, तो स्टॉक एक्सचेंज तकरीबन 50,000 के आसपास था, वो गिरा 29,000 पे और एक महीने बाद 33,000 पे आ गया। तो मुझे याद है कि सोशल मीडिया भरा पड़ा था पोस्ट से कि आज तक कभी पाकिस्तान में इतना इंक्रीज नहीं हुई मार्केट। 29,000, 33,000, 4,000 को 29,000 पे डिवाइड करके उन्होंने कहा कि मार्केट में आज तक एक महीने में इतना बड़ा इंक्रीज नहीं आया, मतलब 50,000 वाले को 29 पे गिरा दिया, 29 से 33 पे पहुंचा। तो उनकी कैलकुलेशन बड़ी मजे की होती है। मैं आपको बताया ना कि ये सोशल मीडिया के बहुत बड़े चैंपियन है और इन्होंने पाकिस्तानियों को समझा दिया है कि भाई परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। अब वो अख्तर लावा जो है वो लखपति बन जाएगा, पारी हो रही है, वो ड्रामा में आना शुरू हो गई है, वो मतलब उसकी चैनल्स चलना शुरू हो गए हैं। 2 करोड़ वाली भी है, तो इसलिए जो है वो हमें सही तरफ लगाया गया है, आप लोगों को सही पहचाना बिजनेसमैन। लेकिन मैं अभी भी आपके अंदर छुपे हुए थोड़े से स्टूडेंट को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा जरा पढ़ाई पे फोकस कर लें जी। डन हो गया डिसीजन का चौथा पॉइंट, आखिरी सवाल मेरे पास आया, ये हो गया। अच्छा ठीक है, ये पहले से सवाल आया हुआ था। बस आपने कल मुझे इतना सी पढ़ाना दिया था, कितने बुरे लोग हैं आप लोग। बहुत पढ़ना पड़ेगा आज तो, अन्य पढ़ना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों ने इकोनॉमिक्स ही नहीं पढ़ी हुई जी। मिड तो आप लोगों ने दफन कर दिया ना, उसके ऊपर तो आपको डिस्कशन ही नहीं होगी, आप लोगों को मैसेज आ जाएगा और कुछ नहीं हो सकता। इंटरेस्ट रेट, बिजनेस और इंटरेस्ट रेट क्या क्या
पाकिस्तान में जो कॉमन इंटरेस्ट रेट मेजर किया जाता है या बोला जाता है वो काइबोर है। ये काइबोर क्या होता है? इंटर बैंक ऑफर है। इसका मतलब क्या है? एक बैंक अगर दूसरे को माल दे रहा है तो वो उस दूसरे बैंक से उतना इंटरेस्ट ले रहा होगा, यानी ये बैंकों का बिजनेस है सॉर्ट ऑफ। पर इस बैंक के पास और भी गहराइयां, लेकिन हमने अभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी। तो होता ये है कि जब आप बोरो करने जाते हैं, आप बैंक से कहते हैं जी मुझे लोन चाहिए, तो परसेंट पे मिलेगा, फाइबर प्लस इतने परसेंट पे। इसका मतलब है उनको बोरोविंग जितने पे मिलती है उससे आप लोग तो एमएफए में शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, कहीं तो मुझे सुकून मिला। ओहो, लंदन वाला भी पढ़ लिया भाई था जरा बहुत। लाहौर खुदा का खौफ, लंदन इंटर बैंक ऑफर, ठीक है। तो अब होता क्या है कि इंटरेस्ट रेट अगर गवर्नमेंट बढ़ा दे तो पाकिस्तान की आवाम क्या ज्यादा करना शुरू कर देगी और क्या कम करना शुरू कर देगी? सेविंग ज्यादा करना शुरू कर देंगे। इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो डिपॉजिट्स की भी रेट बढ़ जाएंगे, लोग पैसे बैंकों में रखवाना शुरू कर देंगे। यानी जब गवर्नमेंट चाहती है कि उनके पास कैश फ्लो इकट्ठा हो जाए, रिजर्व इकट्ठे हो जाए, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, क्योंकि लोगों को सेविंग में ज्यादा फायदा नजर आना शुरू हो जाता है। लोग बोरोविंग कम कर देंगे क्योंकि उनकी बोरोविंग की कॉस्ट बढ़ जाएगी। जब बोरोविंग कम कर देंगे तो अपने पैसों से बिजनेस करने पड़ेंगे, अपने पास उतने पैसे होते नहीं। आपने 2 करोड़ का प्लांट लगाना है, आप लोन लेके प्लांट लगाएं और प्लांट से कमाएं। खुदा ये कि आप 2 करोड़ का अपनी जेब से प्लांट लगाएं। तो जब लोन लेंगे और लोन की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो आप लोन नहीं लेंगे। जब लोन नहीं लेंगे तो शायद आप प्लांट भी नहीं लगाएंगे, आप कहेंगे मैं पागल हो गया हूँ, मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं खामखा गलत सोच रहा था, कोई जरूरत नहीं है प्लांट लगाने की, मेरा अच्छा चल रहा है, मैं चलाता रहूंगा। तो होगा क्या? वो बिजनेस जो बल्क में इन्वेस्टमेंट्स करते थे, बल्क में बिजनेस पे खर्चा करते थे, वो खर्चे कम होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बिजनेसेस के पास जो कैश का फ्लो है वो लिमिटेड हो जाएगा, क्योंकि अब कैश उन्हें मिलना बहुत महंगा हो गया। आप तो पढ़ के बैठे हैं माशाल्लाह से, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगा उनका। तो जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगा तो उसके बाद उनके लिए चीजें बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। तो जब उनके लिए चीजें मुश्किल होंगी, वो कम चीजें खरीदेंगे या कम इन्वेस्ट करेंगे, तो उनके बिजनेस कम ग्रो करेंगे। जब कम ग्रो करेंगे तो मुल्क में अपॉर्चुनिटीज उतनी ज्यादा नहीं होंगी, और अगेन फिर वो उसी तरह के मसलों मसाइल में आ जाएंगे। ज्यादा ग्रोथ होती तो इकोनॉमी भी ग्रो करती। तो हायर इंटरेस्ट रेट से एक फायदा तो ये होता है कि पैसे बैंकों में आना शुरू हो जाते हैं, मुल्क में कैश का फ्लो थोड़ा सा कम हो जाता है। बट अल्टीमेट नुकसान ये है कि मुल्क ओवरऑल ऊपर की तरफ नहीं जा रहा होता, नीचे की तरफ जा रहा होता है। इंटरेस्ट रेट कम होगा तो क्या होगा? लोग सेविंग अकाउंट में से पैसा उठा के कहेंगे यार इधर रखने का तो फायदा ही कोई नहीं, इधर 1 लाख रुपया साल तक पड़ा रहे तो मुझे 500 रुपए मिल रहे हैं या इतने रुपए मिल रहे हैं, तो उससे बेहतर है मैं लाख रुपए का उठा के कोई सनत लगा लूं, कोई मैं किसी दुकान शुरू कर लूं, मैं कोई काम धंधा शुरू कर लूं। तो उससे क्या होगा कि लोकल सनत को प्रमोशन मिलेगी, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट आएगी। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट का मतलब है ज्यादा अपॉर्चुनिटी, ज्यादा अपॉर्चुनिटी का मतलब है ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा चीजें, और अल्टीमेटली लोगों की जिंदगी खुशहाल। नुकसान क्या है? ओवरऑल जीडीपी बढ़ेगा और उसमें रियल और नॉमिनल वाले जो मसले हैं वो आना शुरू होंगे। नुकसान क्या है? लिक्विडिटी कम होगी। किसके पास? गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होगा, गवर्नमेंट को अचानक से पैसा इन्वेस्ट करना होगा, तो गवर्नमेंट के अपने रिजर्व में उस तरह से नहीं पड़ा होगा, क्योंकि लोग डिस्करेज हो चुके होंगे पैसा जोड़ने की तरफ। इन्फ्लेशन भी इंटरेस्ट रेट कम होने का मतलब है कि लोग धड़ाधड़ काम करेंगे, आपस में कम्पीट करेंगे। अब ऐसे में होगा क्या? कंज्यूमर की बाइंग पावर भी बढ़ जाएगी। मेरे पास पैसे नहीं है, बैंक वाला कहेगा यार गाड़ी लीज पे ले लो, 5 साल की किस्तें करा लो, तुम वैसे भी जो है वो गाड़ी चला रहे हो, अगर तुम ये लीज करवा लो तो तुम्हें 35,000 रुपए महीने पे तुम्हारे पास गाड़ी मौजूद होगी। बंदा कहता है और क्या चाहिए, खासतौर पर उस मुल्क में जहां उसे पता है कि मैं 35,000 रुपए खर्च करते 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 असल गाड़ी की रकम से 3-4 लाख रुपए ऊपर दे भी दूं, तो जब तक मेरी लीज टर्म कंप्लीट होगी वो गाड़ी 10 लाख रुपए महंगी हो चुकी होगी। तो पीपल आर वेरी एक्साइटेड कि 35,000 रुपए में वो एक कैपिटल एसेट भी बना रहे हैं और वो एक चीज को इस्तेमाल भी कर रहे हैं, वो एक गाड़ी पे भी बैठे हुए हैं, वो दोस्तों को भी चढ़ा रहे हैं। मतलब जो मेन मॉडल है कि जी आपके पास गाड़ी है तो आप जो है वो अपनी खामखा एक प्रिविलेज क्लास की तरफ जा रहे होते हैं या प्रिविलेज क्लास दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं।
तो अक्सर गाड़ी की नीड नहीं होती है, लोग गाड़ी ले रहे होते हैं, तो लोग गाड़ियां लेनी शुरू कर देंगे, लोग घर लेने शुरू कर देंगे, लोग खर्चा करना शुरू कर देंगे। अल्टीमेटली बिजनेसेस को फायदा होगा लेकिन लोग नुकसान में, और लोगों का हमने क्या करना है, हम तो बिजनेस पढ़ रहे हैं, बिजनेस फायदे में जी, वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगी। अब अगेन जितना सोचते जाएं इसके पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स हमें समझ आते चले जाते हैं, बहुत सारी बातें। किस चीज के, किसने कहा, कहाँ बैठे हैं भाई, 17% के आसपास खड़ा हुआ है इस वक्त। जी जी, आप अभी गूगल पे सर्च करें, कहाँ बैठे हैं, हाँ अभी सर्च करें फाइबर का रेट। लेकिन जो बेस्ट जो आई बिलीव कि 17% है, 17 या 17.5। देखिए जरा अभी देख लें, हाथ कंगन को आरसी क्या, और डेट जरूर देख लीजिएगा पोस्ट की, पता लगे 2 साल पुरानी पोस्ट आप पढ़ रहे हो। तकरीबन सर 15.32%। आज का रेट 6 दिसंबर, आज का रेट 15.32। चले मतलब ठीक है, असल में आज का डे क्लोज नहीं ना हुआ तो ठीक है, तो 15.25%। प्राइवेट बैंक जो करते हैं इसमें और जो इसके ऊपर रेट ऑफर करता है ना, ये डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आप जाएंगे गाड़ी लेने, तो आप कहेंगे जी मैंने गाड़ी लेनी, वो आपको कहेंगे जी काइबोर प्लस 5% पे ले लें। मैं गाड़ी लेने जाऊंगा, वो कहेंगे अच्छा आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप कुछ और चीजों में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं हमारे साथ, ये वो आप जरा मजबूत ग्राहक लग रहे हैं, काइबर प्लस 2.5% आपके लिए। एक अरबपति सेठ जाएगा, उसे कहेंगे काइबर प्लस 0.5% पे ले ले। वो उसके साथ ताल्लुक बनाना चाहेंगे, उन्हें पता है कि इसने अरबों का बिजनेस रूट करना है, तो 0.5% पे अरबों में वो कमा जाएंगे। मैंने करोड़ों का बिजनेस देना है, आपने लाखों का बिजनेस देना है, तो होगा क्या कि ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी डिफरेंट होता है। एक जनरल रेट होता है, ये ऐसे ही जैसे कहते हैं 25,000 की क्लास है और आप में से कोई 25,000 देता भी नहीं, देते हैं? मैं तो बड़ा ढूंढा, मुझे 25,000 वाला बच्चा नहीं मिला, एक 49 पे फेल हुआ बच्चा नहीं मुझे आज तक मिला, एक 25,000 पे पढ़ने वाला बच्चा नहीं। कहते हैं 25 रेट और आपके लिए 20। कितनी खूबसूरत बात है, इदारा आपके लिए बिछा जा रहा है। अब मैं जीडीपी आपको कैसे बताऊं, जो मुसीबत कल आनी है वो आज आ जाए तो हर कोई नहीं। मेरा बड़ा दिल था कि मैं आपसे पूछता कि फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी में क्या फर्क है, लेकिन आप कह देंगे सर हमारी तो इकोनॉमिक एग्जाम थी। आपने मेरी सारा मतलब मेरा क्रेज ही खत्म कर दिया। ये फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? तो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। फिस्कल फाइनेंशियल कैश से रिलेटेड है, भाई ने दोनों चीजों को एक जगह खूबसूरत तरीके से जोड़ दिया। जी, फिस्कल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन, मतलब इतनी बात होती है ना जी, गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी। व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी? मतलब मैं एक सादा आदमी हूं, मुझे आम आसान भाषा में बताएं कि गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी क्या चीज है। गवर्नमेंट जो स्पेंड कर रही है वो है फिस्कल पॉलिसी। कितनी स्पेंडिंग करेगी और कितना टैक्स कलेक्ट करेगी, भाई ने दो अच्छे एस्पेक्ट्स बताए। और कोई फिस्कल पॉलिसी? कितना अर्न करेगी, इन्वेस्टमेंट करके कितना अर्न करेगी, ऑनलाइन। सर गवर्नमेंट इंटरेस्ट और इन्फ्लेशन से खेलना नहीं जरूरी नहीं है फिस्कल पॉलिसी। एक भाई ने लफ्ज इस्तेमाल किया बजट प्लानिंग, अच्छा लगा जी। उन्होंने कहा फिस्कल का उर्दू बता दे, तो अभी मैं यही तो पूछ रहा हूँ। वो तो लोग बता रहे हैं तो मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ, मैंने तो अभी नहीं बताया। थोड़ा सा मतलब किसी दिन वाकई जो है ना आप सुनने की नीयत से है ना, मतलब ठीक है, हियरिंग और लिसनिंग के बीच में जो है ना एक प्रोसेसर इन्वॉल्व होता है, ठीक है, तकरीबन इस साइज का एक प्रोसेसर होता है, वो उसमें जो है ना वो
क्या वो हैरी ब्रह्म और क्या क्या उसके वो होते थे पार्ट्स होते थे, सैरी ब्रह्म और पता नहीं तो वो वाले पार्ट्स है ना, उनको इस्तेमाल करना है, उसमें से कुछ फाइल निकलती हैं जो कि सुनी हुई चीज को समझा देती हैं दिमाग को, तो हियरिंग और लिसनिंग तक तो आप सुनते ही नहीं जी। गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस का तखमीना लगा के जो अपने टैक्सेस और इस तरह की चीजें इम्पोज करती है, वो बेसिकली फिस्कल पॉलिसी इज अबाउट गवर्नमेंट अपने प्रॉफिट एंड लॉस को मैनेज कर रही होती है। गवर्नमेंट के इनकम्स होते हैं और एक्सपेंसेस, गवर्नमेंट एक नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा होता है, ये बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसमें या सरप्लस आता है या डेफिसिट आता है। सरप्लस शायद मैंने बचपन में अपने कभी देखा हो किसी वक्त पे, लेकिन आप लोगों की टोटल जिंदगी में शायद आप लोगों ने कभी सरप्लस ना देखा हो पाकिस्तान के बजट में। तो इनकम और एक्सपेंसेस, तो वो पॉलिसी जो ये सोचती है कि गवर्नमेंट कहाँ से कमाएगी, टैक्स से कमाएगी, ड्यूटीज से कमाएगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर लगने वाले चार्जेस उससे कमाएगी, गवर्नमेंट अपने डिपार्टमेंट्स के थ्रू कमाएगी, गवर्नमेंट के अपने कुछ कंपनीज है उनसे कमाएगी, तो गवर्नमेंट के सोर्सेज ऑफ इनकम एक तरफ, उसकी सारी प्लानिंग, देन गवर्नमेंट के खर्चों की प्लानिंग, सेहत पे कितना लगाएंगे, एजुकेशन पे कितना लगाएंगे, सड़कों पे कितना लगाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना लगाएंगे, पॉलिसीज पे कितना लगाएंगे, डेवलपमेंट पे कितना लगाएंगे, पार्क्स पे कितना लगाएंगे। तो बेसिकली गवर्नमेंट के इनकम के सोर्सेस के ऊपर वर्किंग और एक्सपेंसेस किस जगह होंगे, यानी कि गवर्नमेंट का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, उसकी दोनों तरफ की साइडों की जो सारी वर्किंग है, ये फिस्कल पॉलिसी है। तो फिस्कल पॉलिसी इज ऑल अबाउट कि गवर्नमेंट कहाँ से कमाएगी, टैक्स कितना रेट रखें, कैसे उस कमाई को बेहतर कर लें, गवर्नमेंट की कंपनियां किस तरह से बेहतर कमा सकती हैं, फिर गवर्नमेंट खर्चा करते हुए कहाँ खर्चा रोक सकती है। तो खर्चे और इनकम की वर्किंग प्लानिंग और इस सारी चीज को, ये बेसिकली फिस्कल पॉलिसी है। बिजनेस को फिस्कल पॉलिसी से क्या लेना देना जी, बिजनेस को फिस्कल पॉलिसी से क्या लेना। बिजनेस को नजर आता है कि गवर्नमेंट ने कुछ पोर्शन एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट ग्रांट्स के नाम पे रखे हैं, और वो जब उसकी डिग इन करेंगे तो पता लगेगा इस सेक्टर में इतनी ग्रांट देनी है, तो बिजनेसेस आएंगे अपने आप को पोर्ट्रे करेंगे गवर्नमेंट के आगे कि हमें सेक्टर में डील कर रहे हैं, हमें सेक्टर ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं, आए आप हमें ग्रांट दें। टैक्स की जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी सेट की है उसकी बेस पे जो बिजनेसेस हैं वो अपनी टैक्स प्लानिंग करेंगे, बिजनेस उस हिसाब से सोचेंगे। गवर्नमेंट टैक्स फ्री जोन और इस तरह की बातें करती है तो लोग उधर जाएंगे, ज्यादा एनकरेज होंगे। ठीक है, मैं मतलब है ना उसको रफ्तार में कर रहा था, काश ये आप ये जो ऑनलाइन क्लास में ऐसे क्लिक करके तेज चला देते हैं ना, मेरे पास ऑप्शन नहीं है जी। हुआ नहीं था लेकिन टैक्स फ्री जोन क्या दिया गया था कि अगर आईटी के अंदर कोई भी बिजनेस ऑपरेट करेगा तो टैक्स फ्री कर दिया। और ठीक है, अच्छा सही है, बिल्कुल भाई सही कह रहे हैं, लेकिन आप ये कम टाइम में बता सकते आपका पेपर में टाइम मैनेज हो जाता लिखते हुए, वहां कम कैसे लिख पाते हैं आप, टू द पॉइंट। तो ये बात मेरे लिए क्यों नहीं सादर आती, मतलब मेरे साथ भी बात करते हुए अगर टू द पॉइंट आप बात करते भाई, जो है ना वो पूरा सियाको सबाक बचपन से लेके आते हैं कि जी सर वो पहले ऐसे होता था, फिर ऐसे होता था, फिर ऐसे। ठीक है, नहीं असल में मजाक अपनी जगह, वो स्टूडेंट जो साथ साथ इन्वॉल्व हो रहे होते हैं क्लास में, उनको अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल रही होती है, वो चीजों को अच्छा समझ रहे होते हैं, लेकिन अगर वो सुन भी रहे हो तो ठीक है नहीं मैंने इसलिए एंड पे अपने जज्बात के इजाफा कर दिया, अगर वो सुन भी रहे हो तो। सर हमारी आखिरी सांस तक फिस्कल डेफिसिट में रहेगा, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। वाह, उन्होंने कहा सर हमारी आखिरी सांस तक फिस्कल डेफिसिट में रहेगा, और आगे क्वेश्चन मार्क, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक उदासी का स्माइली होगा, हम तो उदासी को भी स्माइली कह देते हैं। ठीक है जी, तो फिस्कल पॉलिसी का गवर्नमेंट पे बड़ा इम्पैक्ट है। गवर्नमेंट समझती है कि वो गवर्नमेंट बिजनेसेस समझते हैं कि गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग कैसे कर रही है, किन सेक्टर्स को प्रमोट कर रही है, रेवेन्यू कहाँ से कमाना चाहती है, हम किस जगह से अपना टैक्स बचा सकते हैं, हम किस चीज पे काम कर सकते हैं। जैसे भाई ने कहा कि आईटी के ऊपर उन्होंने टैक्स छोड़ दिया था, तो ऐसे में कंपनियां चाहेंगी कि वो आईटी में रजिस्टर हो ताकि उन्हें बेनिफिट मिले। जो आईटी में ऑलरेडी रजिस्टर हुई उनको तो बेनिफिट नहीं मिला, लेकिन शायद नई कंपनियां जो आए तो उनको शायद बेनिफिट मिले। तो होता यही है कि फिस्कल पॉलिसी से कहीं ना कहीं मुल्क की टोन सेट हो रही होती है, थोड़ा अंदाजा हो रहा होता है कि गवर्नमेंट मुश्किल में कितनी है।
गवर्नमेंट अगर खुशहाल है ना तो फिर बिजनेस को तंग नहीं करती गवर्नमेंट ज्यादा। जब गवर्नमेंट पे बुरा टाइम आता है ना तो फिर बिजनेसेस को गवर्नमेंट तकरीबन ब्राइब करती है। वो कहते हैं जी हमने नया यूनिट लगाना है, वो कहते हैं ठीक है, फिर वो वाले अपने उस पे सही से अपना टैक्स डिक्लेयर करें और हम पूरा टैक्स दें, फिर हम आपको यूनिट लगाने देंगे। अच्छा ये काम करना है, अच्छा फिर हमारे ये 4 लॉज हैं, कम से कम इतने बंदों को ऐसे एडजस्ट करना है, और कम से कम आपके कंपनी लॉ बकायदा ये कहता है कि 2% ऑफ द टोटल एम्प्लॉइज एक बड़े सेटअप में डिसेबल होने चाहिए। वो लोग जो कि डिसेबल हैं, आपने उनको 2% कोटा देना है, उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी अपने काम में एडजस्ट करना है। तो गवर्नमेंट फिर अपने लोगों को भी बीच में फिट करने की कोशिश करेगी गवर्नमेंट। तो फिस्कल पॉलिसी को लोग साथ साथ देखते रहते हैं। तो फिस्कल के साथ एक और भी होती है मॉनेटरी पॉलिसी। ये क्या बुलाया, ये इसका स्टेट बैंक से ताल्लुक है, ये बिल्कुल सही कहा आपने। एक महीने का इंटरेस्ट रेट हाई लो करती है। मॉनेटरी पॉलिसी का असल मकसद क्या है? फिस्कल पॉलिसी का मकसद तो इनकम और एक्सपेंसेस को डील करना है ना। तो मॉनेटरी पॉलिसी लव मॉनेटरी से भी समझ आता है जी, कैश फ्लो ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जो टोटल कैश है, उस कैश फ्लो से रिलेटेड जितनी भी प्लानिंग है, मुल्क में कैश का फ्लो बढ़ाना है, रोकना है, होल्ड करना है, बाहर से इंजेक्ट करना है, बाहर भेजना है, ये जितना भी कैश से रिलेटेड प्लानिंग है, ये सारी की सारी कहलाती है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी से गवर्नमेंट मेजर्स लेती है कि कैसे इनफ्लो ज्यादा हो, कैसे हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर हो। अब खुदा ना खास्ता बैलेंस ऑफ पेमेंट भी कुछ ने तो पढ़ी है इकोनॉमिक्स, जालिमों कोई तो आ जाए आगे जी। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस उन्होंने कहा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये बैलेंस ऑफ ट्रेड बता रहे हैं। मैंने पूछा बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है जी, ये मेरे ज़िम्मे ही आ गया। बैलेंस ऑफ ट्रेड बेसिकली विजिबल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस होता है। पूरा पाकिस्तान पूरे चाइना को कितना माल भेज रहा है और पूरा पाकिस्तान पूरे चाइना से कितना माल ले रहा है। माल इंक्लूड्स विजिबल थिंग्स, सर्विसेज की बात नहीं हो रही। तो हम कितनी एक्सपोर्ट्स करते हैं और कितनी इंपोर्ट्स करते हैं, दोनों के दरमियान डिफरेंस है, उसको हम कहते हैं ये बैलेंस ऑफ ट्रेड है। ट्रेड का जो डिफरेंस है, अब ट्रेड सरप्लस भी हो सकता है, ट्रेड डेफिसिट भी हो सकता है, और हमारे केस में अक्सर मुल्कों के साथ हमारा डेफिसिट ही चल रहा होता है। तो फिर एक बैलेंस ऑफ पेमेंट भी होता है। पूरे पाकिस्तान ने पूरे चाइना के कितने पैसे देने हैं और पूरे चाइना ने पूरे पाकिस्तान के कितने पैसे देने हैं। अब पाकिस्तान ने अगर चाइना से कोई लोन लिया हुआ है तो वो लोन वापस करना है, उस पर इंटरेस्ट वापस करना है। पाकिस्तानी एक शहरी ने चाइना के बंदे के पैसे देने हैं तो वो भी पैसा पाकिस्तान से बाहर जाना है। पाकिस्तान के एक बंदे ने सर्विसेज प्रोवाइड की चाइना के बंदे को और चाइना के बंदे ने पाकिस्तान को पेमेंट करनी है, तो वो इन्फ्लो है। यानी पूरे पाकिस्तान ने पूरे चाइना को कितने पैसे देने हैं और पूरे पाकिस्तान ने पूरे चाइना से कितने पैसे लेने हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव होना बड़ा खतरनाक है। अगर पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉर एग्जांपल $5 अरब नेगेटिव हो और फर्ज करें हमारे खजाने में पड़े हुए हो $25 अरब से, $25 अरब हमारे खजाने में पड़े हुए हैं और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट -$5 बिलियन है साल का। इसका मतलब यह है कि एक साल गुजरने के बाद हमारे पास जितना इसमें इन होता है उससे $5 बिलियन ज्यादा आउट हो जाता है, जिसका मतलब है कि अगला साल हमारा $20 के रिजर्व पे होगा, $20 बिलियन के, और उससे अगला साल $15 बिलियन, और फिर हम माइनस में चले जाएंगे। अब अगेन यही हुआ है कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो 2017-18 के आसपास हल्का हल्का सा नीचे आना शुरू हुआ, फिर 2019-20 वर्स्ट ईयर थे, वो इतना नीचे चला गया कि अब उसको रिकवर करना बड़ा मुश्किल। आप जितना भी लोन लेते हैं ना वो सारा का सारा लोन उसमें चला जाता है। उस कोविड 2020 में जाके उसने इम्पैक्ट किया था। कभी ना 5 साल का ग्राफ निकाल के देखिएगा, फिर एक दफा जरा नेट पे सर्च कीजिएगा कि पाकिस्तान में कोविड का मार्च में किस वक्त लॉकडाउन हुआ था, फिर उस ग्राफ को ना मार्च से पीछे देखिएगा तो आपको नजर आएगा कि वो ग्राफ ऊपर नहीं था, वो नीचे ही जा रहा था। कोविड ने बचाया है पाकिस्तान को। इन्होंने कोविड के नाम पे बहुत अच्छा, कोविड के दौरान यस बहुत अच्छी पॉलिसी थी, दूसरे मुल्कों को अन्य व इमोशनल किया है, अन्य वह पैसे पकड़े हैं, फ्री की वैक्सीनेशन पकड़ी है। आप ये देखिए कि पूरे मुल्क को, मैक्सिमम मुल्क को वैक्सीनेट कर दिया बगैर खर्चा किए। दिस इज लेवल, यस, मतलब कोविड की बहुत अच्छी मैनेजमेंट रही वैक्सीनेशन के हवाले से और चंदा मांगने के हवाले से। ये ठीक है, दैट वाज नीड ऑफ द आवर के उनको इस बहाने से इमोशनल करके पैसा तो पकड़ो। तो वो कोविड हमें बचा गया है, कोविड ना होता तो हम 3 साल पहले डिफॉल्ट कर गए होते जी।
इन्होंने कहा क्या ये गवर्नमेंट के पैसों की बात हो रही है? नहीं, पूरे पाकिस्तान के। मैंने अगर सर्विसेज प्रोवाइड की चाइना को और चाइना ने मुझे पैसे देने हैं तो पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट बढ़ेगा, ठीक है? तो इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट्स, बिजनेस, दूसरे मुल्क से, इवन गवर्नमेंट के लिए भी लोन्स। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इधर इनकम एक्सपेंस नहीं देखना, इधर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं देखना, सबने कितने पैसे देने हैं और सबने कितने पैसे लेने। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव होने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट फंस जाएगी, गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी टाइट कर देगी, इंटरेस्ट रेट इस तरह से कर देगी कि कैश का फ्लो बाहर जाना बंद हो जाए। एक्सचेंज रेट बढ़ने का नुकसान तो होता ही होता है, फायदा भी होता है। एक्सपोर्टर को एनकरेजमेंट मिलती है कि यार जो मर्जी, जैसी मर्जी महंगी कॉस्ट है आप बेच दो, आपको हमेशा प्रॉफिट होगा क्योंकि डॉलर का रेट बहुत बढ़ा हुआ है। इंपोर्ट करने वाले हमेशा डिस्करेज होते हैं। अगर आपका एक्सचेंज रेट बढ़ा हुआ है तो उस दौरान अगर गवर्नमेंट मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग को सब्सिडाइज कर दे, उनके टैक्स माफ कर दे, पाकिस्तानियों से क्या लगाओ पाकिस्तान में यूनिट, मतलब एक एसी तक अगर इसका कंप्रेसर भी पाकिस्तान में आज तक कोई नहीं बना पाया तो ये दुख की बात है। इंपोर्ट होता है सब कुछ, खोखा हम लगाते हैं ऊपर अनफॉर्चुनेटली। आप ये देखिए कि एसी कितनी कॉमन चीज है, एक कमरे में 8 लगे हुए हैं एसी, और पाकिस्तान में इस कंप्रेसर का मैन्युफैक्चरर कोई नहीं है क्योंकि प्लांट ही कोई नहीं है। इंपोर्ट करते हैं, चला देते हैं, रेट बढ़ता है महंगे पे इंपोर्ट करते हैं, महंगे पे चला देते हैं। अब इस दौरान जब रेट बढ़ा हुआ हो तो गवर्नमेंट शुड सपोर्ट बिजनेसेस, और गवर्नमेंट उनसे कहे आओ मैन्युफैक्चरिंग करो। टैक्स में आपने पढ़ा था 2016 के जुलाई तक किसी ने कोई ऐसे किया हो, 2008 में किसी ने यूनिट लगाया हो, इतने साल तक टैक्स एग्जेम्प्ट हो, इस तरह की एग्जेम्पशन गवर्नमेंट देती है, फेवर देती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बिजनेस को प्रमोट करने के लिए नहीं देती, वो अपने इन्वेस्टर को प्रमोट करने के लिए करते हैं जिसने उनको इलेक्शन जितवाया होता है। तो ये बड़े मसलो मसाइल है। तो नेपोटिज्म और खासतौर पे करप्शन और ये जो सियासी मकासद हैं और ये जो मफाद हैं, इन्होंने हमें ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान बड़ी पॉपुलेशन वाले मुल्क ना आराम से डिफॉल्ट नहीं करते, हम कुछ ना कुछ आपस में ही खेलते रहे ना तो भी बहुत है। आपस में एक दूसरे को पढ़ाते रहे, आपस में एक दूसरे से आटा खरीदते रहे, एक दूसरे को मतलब ये उसको वो चीज बेच रहा है, वो उसको ये चीज बेच रहा है, इतने लोग हैं कि आपस में गोल गोल पैसा घुमा के खुश होते रहे। तो हमें तो जरूरत ही नहीं बाहर के लोगों की, लेकिन हमारे अपने पैसे उठ के बाहर चले जाते हैं, हमारे अपने मुल्क में सप्लाई कम हो जाती है। अब कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि अगर पैसे कम हो जाते हैं तो गवर्नमेंट नए नोट छाप लिया करे। किसी ने सोचा तो मैंने उसे ना मतलब 2 दिन के लिए यूट्यूब पे भेज देना है कि जाओ यूट्यूब पे सर्च करो कि नया पैसा क्यों नहीं छापते। सर बस करते, मैंने रोटियां लेने जाना है। डोमेस्टिक इश्यूज। अच्छा जी, अब आपने पता क्या करना है, आपने इंटरेस्ट रेट पढ़ना है, आपके पास पीछे उतने रिजर्व होने चाहिए गोल्ड या उसके इक्विवेलेंट। इंटरेस्ट रेट आपने पढ़ना है, फिर आपने नीचे फिस्कल पॉलिसी थोड़ी सी दी हुई है वो पढ़नी है, आसपास कहीं मॉनेटरी पॉलिसी और बैलेंस ऑफ पेमेंट भी फिर रहा होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट को बस पढ़ देना है, ज्यादा दिल पे नहीं लेना। मॉनेटरी पॉलिसी अगर नहीं है तो उसमें कवर हो जाएगी बैलेंस ऑफ पेमेंट में, और एंड पे एक क्यूट सा टेबल है। सच्ची बात बताऊं, बस ये टेबल ही होना चाहिए था चैप्टर में। हम ये करेंगे बस। ये आपको बता रहा है कि कौन सी चेंज से कंज्यूमर और बिजनेस को क्या फर्क पड़ता है। अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट रेट, डिवैल्यूएशन या रिवैल्यूएशन से। ये जो आखिरी पेज पे मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, दिस इज द टेबल, ये क्रक्स है पूरे चैप्टर की। इतना ही बातें बतानी चाहिए थी, इसको देखने और जो बाकी आपको बातें बताई हैं कल इंशाल्लाह ताला इसको मुकाते हैं। सर एक क्वेश्चन ये है, जी जी बताइए। अगर यानी कि देखिए एक नोट प्रिंट करना है आपने, जी जी यानी जैसे स्टेट बैंक वगैरह के जैसे अपने प्रेस स्पेशलाइज्ड हो, ठीक है। तो सारी बात है उसके ऊपर तो मेरे पास से आपका अपना एक सर प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। तो सर उसके अंदर ये क्या, अगर हम नोट बना रहे हैं तो उसके ऊपर तो कॉस्ट 100 रुपए का अगर नोट है ना, उसके ऊपर 2 रुपया भी कॉस्ट नहीं आ रही, तो फिर ये क्यों नहीं छाप रहे? मतलब ये भी कोई